नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अनुकरण सिद्धांत में दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और उस अनुकरण सिद्धांत को हम कैसे समझें। हमने पिछले वीडियो में अरस्तु और प्लेटो के बारे में उनका जीवन परिचय संबंधित या उनकी किताबें, उनकी जो पुस्तक है उनको बताया था। तो आपको दो चार बातें याद होनी चाहिए कि सिद्धांत कौन से दिए अरस्तु ने, अनुकरण का, त्रासदी का, विरेचन का। अरस्तु की कुल पुस्तकें 400 थी। मुख्य पुस्तकें कौन सी है? देख रेख, रितेरिकेस या पोइटिक्स की रचनाएं मुख्य है, ये जिसे पेरिपोइटिकेस कहते हैं। प्लेटो ने क्या लिखा पता हो, प्लेटो अरस्तु के गुरु हैं, पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो की। ये वीडियो प्लेटो पर रहेगा कि सर प्लेटो सिलेबस में नहीं है, आप जान क्यों प्लेटो करवा रहे हैं हमें, ये दिमाग में आपके पहला प्रश्न आएगा। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि अगर हमने प्लेटो को नहीं पढ़ा, हमने प्लेटो की एक वीडियो में बातें नहीं समझी, प्लेटो की बातें याद नहीं करनी, प्लेटो के ऊपर समझ विकसित करनी है, वहां जो अप्लाइड प्रश्न आएगा तो वो आपको जो है अरस्तु की 3 बातों में एक बात प्लेटो को डाल देगा और हम उस बात में ये रहेंगे कि ये लाइन तो हमने पढ़ी ही नहीं कभी अरस्तु में। ठीक है, आपने अरस्तु में नहीं पढ़ी, लेकिन सस्पेंस पैदा हो जाएगा ऑप्शन में कि ये होगा या और होगा। लेकिन जब हम प्लेटो के प्रति एक समझ को विकसित कर लेंगे तो हमारा मानना है, मेरा मानना है कि आप अरस्तु को अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे आगे। इन अरस्तु की जो बातें हैं वो बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में खुलती जाएगी अगर हम प्लेटो को आधा घंटा समझ ले तो। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। ये वीडियो आधार है आने वाले वीडियोज का, आने वाली क्लासेज जो अरस्तु की है उनका आधार है ये। क्योंकि यहां हम प्लेटो की बातें समझेंगे तो अंतिम क्लास में हम प्लेटो और अरस्तु की तुलना भी करेंगे। और जब प्लेटो की बातें समझ ली, अरस्तु की बातें समझ ली अलग से, और फिर तुलना करेंगे तो कम से कम 70 से 80% तुलनाएं तो आप यूं ही कर लेंगे कि हाँ ये तो हमने पढ़ा है सर, ये बात तो हमने पढ़ी है, ये समझ में आई हुई है, हाँ ये बात सही है, गलत है, वो अपने आप आइडिया लगेगा। लेकिन कई साथी ये करते हैं कि अनुकरण सिद्धांत आ गया तो प्लेटो को गुरु के नाम के रूप में दिखा दिया, 1-2 बात बता दी, हो गया, अब अरस्तु डायरेक्ट कर दिया, अरे अब उसको रटवा रहे हैं। नहीं, जब तक प्लेटो नहीं पढ़ेंगे तब तक अरस्तु याद होना असंभव मानता हूं मैं। पढ़ने पे लगेगा याद हो गया, किताब बंद करने पे लगेगा भूल गए क्या माना क्या नहीं माना। इसलिए अरस्तु को तो मैं बिंदु वाइज लूंगा, 5-7 बिंदु बनाए हैं मैंने, उन बिंदुओं पे हम अरस्तु को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले प्लेटो को जानना जरूरी है। तो प्लेटो क्या था, अब सोचिए समझिए बातों को। प्लेटो जो है, प्लेटो ने मूल आदर्श ईश्वरीय सत्ता को माना था। यानी मूल रूप में आदर्श कौन हमारे सामने? ईश्वर है। ईश्वरीय सत्ता को माना था और ईश्वरीय सत्ता को प्लेटो ने जो है वैचारिक आदर्श भी कहा था। या प्लेटो ईश्वर के लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग भी करता है, याद रखना है, प्लेटो ईश्वर के लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग करता है। प्लेटो ईश्वर को आदर्श रूप मानता है। प्लेटो आदर्श रूप को ही वैचारिक आदर्श में स्थापित करता है। यानी विचार, प्रत्यय और आदर्श ये सब प्लेटो ईश्वर के लिए मानता है। प्लेटो कहता है कि मूल आदर्श तो ईश्वरीय सत्ता है। इसको प्लेटो ने वैचारिक सिद्धांत भी कहा। इसके बाद प्लेटो कहते हैं कि जो अनुकरण है वह तो ये जो वैचारिक आदर्श है इसका ही अनुकृत रूप है, इसलिए अनुकरण अच्छा नहीं हो सकता। बात बता दूं आपको कि अनुकरण जो है, अनुकरण का जनक किसे कहा जाएगा? प्लेटो को कहा जाएगा। लेकिन अनुकरण शब्द पहली बार कौन लेके आता है, यह आपके लिए नई बात होगी, हो सकता है पुरानी भी हो। होमर नामक एक पाश्चात्य विचारक होते हैं, होमर ने अपनी पुस्तक थी हिम टू अपोलो, हिम माने बर्फ, हिम टू अपोलो में सबसे पहले अनुकरण शब्द का प्रयोग किया। लेकिन नहीं, कैसे? काव्य शास्त्रीय समीक्षा में अनुकरण का पहली बार प्रयोग करने वाला कौन था? काव्य शास्त्रीय समीक्षा में अनुकरण का पहली बार प्रयोग करने वाला प्लेटो था साहब। क्या प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत दिया? बिल्कुल दिया था, लेकिन फेमस नहीं हो पाया क्योंकि कमियां बहुत थी इसके प्लेटो के सिद्धांत में। मैं प्लेटो की एक बात को खोलूंगा, उसको आपको समझते जाना है। प्लेटो के भी क्यों पढ़ना है तो 2 बातें ध्यान में रखनी है। 2 बातें। प्लेटो कहता है कि नैतिकता की बात करेगा, प्लेटो सदाचार की बात करेगा, प्लेटो उपयोगितावाद की बात करेगा, प्लेटो सामाजिकता की बात करेगा। मतलब बढ़िया बात। नैतिकता की बात कौन करेगा? प्लेटो। उच्च आदर्श की बात कौन करेगा? प्लेटो।
और सामाजिकता की बात कौन करेगा? प्लेटो। सदाचार की बात कौन करेगा? प्लेटो। प्लेटो जो है वो सदाचार, नैतिकता, उच्च आदर्श को लेकर चलता है। प्लेटो ने इसीलिए प्लेटो की दृष्टि कैसी थी? यथार्थवादी या आदर्शवादी? तो प्लेटो की दृष्टि, मैंने बोला कि प्लेटो जो आदर्श रूप है किसको मानते हैं? ईश्वरीय सत्ता को ही मानते हैं। इसलिए प्लेटो की दृष्टि कैसी थी? आदर्शवादी थी, यानी ईश्वरीय सत्ता को प्रमुख माना। इन्होंने काव्य हेतु भी माना दैवीय शक्ति कि काव्य हेतु, काव्य रचना का कारण क्या है? दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति ही हमें कार्य रचना में प्रवृत्त करती है, ऐसा प्लेटो मानते हैं कि दैवीय शक्ति ही जो है वो काव्य रचना का मूल कारण है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। तो ईश्वर में विश्वास किसका था? प्लेटो का। प्लेटो ने बहुत सी बातें कही, एक एक बात करता हूं। प्लेटो ने की दृष्टि आदर्शवादी थी, यानी ईश्वरीय रूप को मानता था। लेकिन प्लेटो ने जो अनुकरण किया वह हूबहू नकल कहा। प्लेटो ने अनुकरण को हूबहू नकल मात्र कह दिया कि अनुकरण और कुछ नहीं है साहब। अनुकरण कोरा अनुकरण क्या है? नकल है, केवल नकल है। कोई व्यक्ति मान लीजिए बाल सुमार रहा है, अपने बालों को सुमार रहा है, मतलब भाव है कंघी, छोटा बच्चा उसे देखता है, वो भी क्या करता है? फिर वो भी उसी अपनी कंघी से अपने बालों को संवारने का प्रयास करता है, क्योंकि वो उसका अनुकरण कर रहा है। इसलिए क्योंकि वो नकल कर रहा है, तो प्लेटो कहता है अनुकरण केवल मात्र नकल है साहब, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अनुकरण क्या है? नकल है। और अनुकरण तो वस्तुपरक होता है, यथार्थपरक होता है। इसीलिए प्लेटो का अनुकरण जो था वो क्या था? वो यथार्थपरक, मैं कहूंगा यथार्थपरक अनुकरण था, या वस्तुपरक अनुकरण है। वस्तुपरक प्रत्यंकन जो है वो अनुकरण है, यानी जैसा दिखता है वैसा ही हमें दिखा, वैसा ही लिख दिया, वो क्या है? अनुकरण। तो अनुकरण के को लेकर के प्लेटो का विचार क्या था? यथार्थवादी, वास्तविक था। लेकिन प्लेटो की दृष्टि कैसी थी? आदर्शवादी। अरस्तु उल्टा कर देगा, अरस्तु कहेगा अरस्तु की दृष्टि क्या थी? अरस्तु की दृष्टि थी यथार्थवादी, कि वास्तविकता को देखकर लिखे हम। लेकिन अरस्तु का अनुकरण कैसा था? उल्टा होगा, आदर्शवादी, क्योंकि अरस्तु ने अपने अनुकरण में कल्पना, भावना, अनुभूति इनका मिश्रण कर दिया था। तो कल्पना करेंगे तो आदर्श के रूप में स्थापित करेंगे हम। इसलिए अनुकरण अरस्तु का आदर्शवादी था। प्लेटो का अनुकरण यथार्थवादी, वस्तुपरक था। प्लेटो की काव्य को समझने की दृष्टि आदर्शवादी थी, तो अरस्तु की दृष्टि यथार्थवादी थी। यथार्थवादी, आदर्शवादी, ये दोनों बात जब अंतर होंगे तब करूंगा, लेकिन अभी प्लेटो की बात चल रही थी। मैंने कहा हमने 3 बातें सीखी है। प्लेटो की दृष्टि कैसी थी? आदर्शवादी थी साहब। प्लेटो का अनुकरण कैसा था? यथार्थवादी था, मतलब वस्तुपरक प्रत्यंकन था। प्लेटो अपना मूल आदर्श किसे मानते हैं? ईश्वरीय सत्ता को। प्लेटो काव्य हेतु किसे मानते हैं? दैवीय शक्ति को। ईश्वर में विश्वास किसको था? प्लेटो को। प्लेटो कहते हैं कि जो ईश्वर ने बना दिया वही कटु सत्य है, जो ईश्वर ने बना दिया वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बाकी सब क्या है? मिथ्या है। इसलिए वो कहते हैं दुगुना दूर, तीन गुना दूर। सर ये क्या है? इसको भी समझाऊंगा कि किताबें हमने पढ़ा सर सत्य से दुगुना दूर है, हमने पढ़ा सर सत्य से तिगुना दूर है। ये क्या है? कभी 3 गुना, कभी 2 गुना, समझ में नहीं आया, आएगा। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अरस्तु ने काम कर दिया। अरस्तु ने काव्य का प्रयोजन क्या माना? काव्य का उद्देश्य क्या है? क्यों लिखा जाएगा काव्य? तो प्लेटो चल रहा था। प्लेटो ने काव्य का प्रयोजन क्या माना? प्लेटो ने सौंदर्य व आनंद को प्रयोजन नहीं माना, उपयोगिता को माना साहब। प्लेटो कहते हैं वही काव्य अच्छा है जो हमारे लिए उपयोगी है, समाज के लिए। वही काव्य अच्छा है जो समाज के लिए क्या है? उपयोगी है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता हो, उन्हें उच्च मार्ग की ओर ले जाता हो, उनमें सदाचार, नैतिकता का पाठ उन्हें पढ़ाता हो। वही काव्य ग्राह्य है, वही काव्य जो है उपयोगी है हमारे लिए। तो काव्य का प्रयोजन, उपयोगिता बताया और कहा कि अगर एक उदाहरण दिया गोबर की टोकरी का, कि अगर एक टोकरी में गोबर भरा हुआ है, गोबर जानते हो? कुछ जाना? अगर एक टोकरी में गोबर भरा है और वो गोबर किसी काम में आ रहा है,
उस गोबर से कोई कार्य हो रहा है तो वो गोबर की टोकरी भी उपयोगी है, उसको मैं से अनुपयोगी नहीं कह सकते। तो उपयोगिता का समर्थन गोबर की टोकरी को लेकर प्लेटो कहता है। ये बात समझनी चाहिए। मैं सब बातें वापस बोलूंगा, एक एक बार आपको दिमाग में लानी है बोल क्या रहा हूं। प्लेटो आखिरकार कहां जा रहे हैं, मतलब प्लेटो क्या करेगा, थोथी ऊंची ऊंची बात बोली करेगा, ऊंची ऊंची सत्य की, नैतिकता की, आदर्श की, सदाचार की, सच्चाई की, ईश्वरीय शक्ति की, ऐसी बात प्लेटो ज्यादा करेगा। और प्लेटो अनुकरण को भव्य नहीं मानता, कहता है मात्र नकल है साहब, भू भू नकल है ये तो, अनुकरण तो। और अनुकरण को वो क्या नहीं मानता, अनुकरण को अच्छा नहीं मानता प्लेटो। कहता है कि जो ऊंचे कार्य, अच्छे कार्य हैं, जो उच्च कार्य हैं, भव्य कार्य हैं, वे नैतिकता के माध्यम से होते हैं। ऊंचे कार्यों में, अच्छे कार्यों में नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन अनुकरण को तो हीनतर मानते हैं कि सबसे घटिया काम है अनुकरण करना। तो कौन कहता है, प्लेटो। अरस्तु नहीं कहेगा साहब, अरस्तु का सिद्धांत अनुकरण का है। अरस्तु तो अनुकरण को चढ़ा के छोड़ देगा। कैसे छोड़ेगा वो भी समझेंगे, जब अरस्तु समझाऊंगा तो सब पत्ते खुल जाएंगे। कैसा भी प्रश्न आ जाएगा, कैसा भी हम करेंगे, हमारी लाइनें आएगी हम, लेकिन शब्दों पे रहना होगा, वो पलटेगा लाइनों को। उसकी औकात इतनी है कि लाइन पर शब्दों को हेर फेर करना पड़ेगा उससे। वो मैं आपको यहां पकड़वाऊंगा कि यहां क्या कर सकता है। तो बात प्लेटो की चल रही थी। प्लेटो ने उपयोगिता प्रयोजन मान लिया, कहा गोबर की टोकरी भी क्या है, अगर वो हमारे काम में आती है गोबर से बड़ी टोकरी तो वो उपयोगी है साहब। फिर कहता है कि काव्य क्या करता है, प्लेटो कहता है काव्य तो पाठक की या दर्शक की या श्रोता की वासना को जगाता है साहब। काव्य क्या करता है, काव्य पाठक की वासना को जागृत करता है और उसके मूल्यों की अवहेलना करता है काव्य। इसलिए जो काव्य है वो हीनतर है साहब, वो लघु है, सबसे घटिया है वो। जो काव्य तो वासना को जागृत करता है, ऐसा प्लेटो मानता है। काव्य वासना को जगाएगा तो वो हीनतर साबित कर देता है प्लेटो। तो काव्य वासना को जगाता है, ऐसा कौन मानता है, प्लेटो मानता है। एक एक बात हम करते जाएंगे। प्लेटो जो है उन्होंने एक बात कही कि कवि कविता के माध्यम से वासना को जगाता है। तो प्लेटो ने कवि को, कलाकार या कवि जो है या चित्रकार जो है, इनको क्या कहा, प्लेटो ने कवि, चित्रकार, कलाकार आदि जो हैं इनको मोची से भी कमतर बताया है कि वो मोची बढ़िया है जो जूतो गांठ तो दे है। ए कवि है तो क्या वासना जगावे, आऊ काम किए ए तो वासना उद्दीप्त करे कविता करके। ए खातर समाज में इनका संदेश गलत जाता है और वो कवि का बहिष्कार करता हुआ नजर आता है प्लेटो कि कवि को राज्य से निकाल दो। ऐसा कवि जो हमारी वासना को जगाता हो उसको उसको राज्य में रहने का अधिकार नहीं है साहब। क्योंकि कवि में वो क्या खोजता है, नैतिकता व सदाचार खोजता है। कौन, प्लेटो। तो नैतिकता व सदाचार लेबल किसने दिया, प्लेटो ने। अनुकरण को अच्छा माना या हीनतर माना, हीनतर घटिया घटिया काम है अनुकरण, ऐसा कौन कहता है, प्लेटो कहता है। प्लेटो ने काव्य की कसौटी नैतिकता और सदाचार को माना और प्लेटो ने काव्य के 3 कार्य बताए कि काव्य वही अच्छा है, काव्य वही ग्रहण करने योग्य है जो ये 3 काम करता हो। क्या, एक तो सत्य का उद्घाटन करता हो, सत्य को उद्घाटित करता हो, और दूसरा मानव कल्याण हो उसमें, और राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो। वही कवि, वही काव्य देश में रहने के लायक हैं, वरना इनको निकाल दो बाहर। ऐसा कहता है कौन, प्लेटो कहता है। तो प्लेटो ने जो काव्य उसके कार्य 3 बताए, कौन से, सत्य का उद्घाटन करना काव्य का कार्य है, मानव कल्याण करना और राष्ट्र का उत्थान करना। इसका मतलब अगर ये सब कोई कवि कर रहा है, अपने काव्य के माध्यम से तीनों कार्य कवि कर रहा है, तो उसका काव्य उपयोगी है। इसका मतलब उसका प्रयोजन क्या है, उपयोगिता है। उसका प्रयोजन उपयोगिता है, क्योंकि उपयोगिता क्यों है, मानव कल्याण हो रहा है, राष्ट्र का उत्थान हो रहा है, सत्य को परिभाषित किया जा रहा है, सत्य के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। तो उपयोगिता हुई कि नहीं हुई, उसका वे की होगी। तो प्रयोजन क्या मान लिया, प्रयोजन उपयोगिता मान लिया। कवि को दुराचार व अनाचार का पोषक माना प्लेटो ने। प्लेटो कहता है कि कवि लोगों में अनाचार की भावना पैदा करता है, दुराचार करता है, क्योंकि वासना को जगाता है ना साहब।
इसलिए कवि को किसका पोषक माना? दुराचार व अनाचार का पोषक कह दिया किसने? प्लेटो ने। तो प्लेटो की कुछ बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। और भी बोलता हूं, अब वो सत्य से दुगनी दूर तिगनी दूर वाली बात बताता हूं। सुनिए, ध्यान से सुनना इस बात को, तब दुगुना और तिगने वाला भ्रम समाप्त हो जाएगा। जहां भी आपने पढ़ा हो, कैसे ही पढ़ा हो, मैं उस भ्रम को समाप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा इन पंक्तियों में। प्लेटो कहता है कि वास्तविक सत्ता तो ईश्वर है, प्रत्यय है, विचार है। ईश्वर को मैंने पहले कहा था, ईश्वर को प्रत्यय कहा था, ईश्वर को विचार कहा था, और ईश्वर को ईश्वर तो कहा ही था। वास्तविक सत्य ईश्वर है, और ईश्वर कोई भी वस्तु बनाता है। कोई वस्तु का आदर्श रूप किसके द्वारा निर्मित होता है? वस्तु का आदर्श रूप जो है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित होता है। यह सत्य है। यह क्या है? सत्य है साहब, सत्य से दूर नहीं है ये तो सत्य है कि कोई वस्तु है। मान लो आप ही मान लो मैं हूं, तो प्लेटो का तन्ने नहीं, तेरे जो आदर्श रूप है नहीं, वो ईश्वर बनाया सारों पहली, तो उस आप बात सत्य है, ठीक है, मान ली सत्य है। फिर कहता है कारीगर क्या करता है? कारीगर उस आदर्श रूप का क्या करता है? आदर्श रूप के समान एक वस्तु बनाता है, वह अनुकरण है। वह क्या है? अनुकरण है। तो वह सत्य से दुगना दूर है साहब, दुगना दूर है। एक आदर्श रूप ईश्वर, आदर्श रूप किसने बनाया? ईश्वर ने। उस आदर्श रूप को लेकर के कोई डायग्राम बनाया कारीगर ने कुछ नई चीज बनाई, वो इससे एक और दूसरे स्थान पे आ गया, इसका मतलब दुगना दूर हो गया। तो ईश्वर ने जो आदर्श रूप बनाया वो तो सत्य है, उस आदर्श रूप को लेकर कारीगर कोई वस्तु बनाता है, वो उससे क्या हो गई? वो उसका अनुकृत रूप हो गया, अनुकरण हो गया। इसका मतलब वो सत्य से दुगनी दूर हो गया। अब काव्य में जो कवि है वो क्या करता है? कारीगर द्वारा बनाए गए अनुकृत रूप को अपने काव्य में प्रयोग करता है। तो ये 3 नंबर स्टेप आ गया। अब ये काव्य में जो अनुकृत रूप प्रयोग हो रहा है वो सत्य से 3 गुना दूर है, अवास्तविक है, अयथार्थ है। कौन कहता है? प्लेटो कहता है। समझना दोबारा कि आदर्श रूप ईश्वर ने बना दिया एक, उसके कारीगर ने उस आदर्श रूप को देखा और वैसी मूर्ति बना दी, तो वो सत्य से दुगना दूर हो गई साहब। पहले आदर्श रूप ईश्वर ने बनाया, उसका उस कारीगर ने मूर्ति बनाई, तो मूर्ति क्या होगी? सत्य से दुगनी दूर हो गई। फिर उस मूर्ति को देखकर कवि ने काव्य लिखा, मूर्ति को देखकर कवि ने कोई रचना लिखी, कविता लिखी, कोई काव्य लिखा, तो वो 3 नंबर आ गया ना, आदर्श रूप, कारीगर का रूप और कवि का रूप, तीसरा स्थान आ गया। तो कवि जो कविता करता है वो सत्य से कितनी दूर हो गई साहब? 3 गुनी दूर हो गई। जो वो कविता, वो काव्य अवास्तविक है, प्लेटो कहता है। वो अयथार्थ है, प्लेटो कहता है। वो असत्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा कौन कहता है? प्लेटो कहता है। एक सेकंड पानी पीते, उसके बाद चलते आगे। आगे प्लेटो कहता है, 2-3 बात और है कि जो कवि है वो यश की प्राप्ति के लिए, यश, मुझे समाज में यश चाहिए, जायसी ने पद्मावत क्यों लिखा? यश प्राप्ति के लिए, मेरा लोग गुणगान करे। यश प्राप्ति करने के लिए क्या करता है? पाठक वर्ग की वासना को उत्तेजित करता है और मूल्यों की अवहेलना तक करता है। इसलिए उस कवि को मैं चित्रकार, या उस कवि चित्रकार को, कलाकार को मैं, उस कवि को, चित्रकार को मैं मोती से कम महत्व का मानता हूं। वो तो वासना जगाता है। इसके बाद प्लेटो, इसीलिए कहेंगे कि प्लेटो उच्च नैतिक आदर्शों के पक्षधर थे। प्लेटो क्या थे? उच्च नैतिक आदर्शों के पक्षधर थे। प्लेटो ने अनुकरण को क्या माना है? हीन माना है, लघुतर माना है, घटिया माना है। समझना बात को। मैंने प्लेटो के बारे में बातें बोली है, एक एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमने क्या बोला है। तो मैंने सबसे पहले कहा कि प्लेटो ने जो मूल आदर्श है ईश्वर सत्ता को माना है। इसको वैचारिक आदर्श भी कहा जाता है, इसको प्रत्यय आदर्श भी कहते हैं। कंसेप्ट, ईश्वर कंसेप्ट है। कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? ईश्वर ने दिया साहब। प्रत्यय किसने दिया? ईश्वर ने। इसलिए ईश्वरीय सत्ता को प्रत्यय सत्ता भी कह दिया, ईश्वरीय सत्ता को वैचारिक सत्ता भी कह दिया। और वैचारिक सत्ता के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? हम वैचारिक सत्ता या वैचारिक आदर्श से ही हम काव्य का अनुकृत रूप पेश करते हैं। हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। वैचारिक सत्ता का हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। ऐसा कौन मानता है? प्लेटो मानता है। प्लेटो ने हूबहू
अनुकरण को हूबहू नकल मात्र माना। प्लेटो ने अनुकरण को क्या माना? हूबहू नकल मात्र माना साहब, हूबहू नकल मात्र माना। इसके बाद प्लेटो कहते हैं, हम हेतु की बात करें तो मैंने बता दिया था, प्लेटो ने कहा कि काव्य का हेतु या कारण क्या है? देवीय शक्ति है। वो देवीय शक्ति के बल के ऊपर ही काव्य रचना करता है। फिर बात करते हैं कि काव्य का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं काव्य का प्रयोजन सौंदर्य व आनंद नहीं है बल्कि उपयोगिता है। जो रचना हमारा नैतिक उत्थान करती है, हमारे अंदर सद चरित्र का विकास करती है, हमें सदाचार सिखाती है, हमारे व्यवहार में परिमार्जन करके व्यवहार को अच्छा बनाती है, वही रचना हमारे लिए उपयोगी है। इसका मतलब काव्य का प्रयोजन उपयोगिता है साहब। फिर कहता है कि ये काव्य तो दुर्बलता व अनाचार का पोषक है। ये काव्य पढ़ने वाले को दुर्बल बनाता है, उसमें अनाचार पैदा करता है, और कवि जो है यश प्राप्ति के लिए पाठक की वासना को जगाते हैं और मूल्यों की अवहेलना तक कर देते हैं। इसलिए ये काव्य ग्रहण करने योग्य नहीं है। और प्लेटो ने उच्च नैतिक आदर्शों की बात की। प्लेटो कहते हैं कि उच्च नैतिक आदर्श होने चाहिए। प्लेटो ने कहा दुगुना दूर तिगुना दूर को लेकर के कि जो आदर्श रूप है ईश्वरीय सत्ता का, वैचारिक आदर्श का वैचारिक रूप है, यही आदर्श रूप है ईश्वर का, वो तो सत्य है, परम सत्य है। कि कोई आदर्श किसी ने स्थापित किया, वो ईश्वर ने किया है, इसका मतलब वो एक नंबर पे है, इसका मतलब वो आदर्श क्या है? परम सत्य है। इसके बाद कारीगर क्या करता है? उस आदर्श रूप को देखकर मूर्ति बनाता है, कलाकारी करता है, वो उससे क्या है? सत्य से दुगना दूर है। और क्योंकि कारीगर उस आदर्श रूप की नकल करता है, अनुकरण करता है, इसलिए सत्य से क्या है? दुगना दूर है। और उस मूर्ति को देखकर कवि क्या करता है? काव्य रचना में परिवर्त होता है, तो वह काव्य रचना सत्य से तिगुनी दूर है और अयथार्थ है, अवास्तविक है, वास्तविकता है ही नहीं। प्लेटो ने कहा उपयोगिता को लेकर के कि अगर एक गोबर से भरी टोकरी है और वो गोबर हमारे लिए काम का है, तो वो टोकरी उपयोगी है। फिर कहते हैं कवि जो है, कवि का मूल्य इन्होंने जो है, कवि, कलाकार, चित्रकार का मूल्य इन्होंने मोची से भी कम बताया। मोची जानते हो? जूते गांठने वाला मोची, वो मोची, उससे कम बताया है। प्लेटो ने कहा है, मैंने सब बातें बोली है कि प्लेटो ने हूबहू अनुकरण को हूबहू नकल मात्र कह दिया, अनुकरण को अच्छी चीज नहीं बताया, अनुकरण एक हीन कार्य मानते हैं प्लेटो। प्लेटो की दृष्टि की बात करते हैं। प्लेटो की दृष्टि आदर्शवादी थी। प्लेटो का अनुकरण वस्तु परक प्रत्यंकन है, यानी यथार्थवादी अनुकरण है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे। आदर्शवाद यथार्थवाद कैसे याद होगी? जब अरस्तु आएगा तो अपने आप याद होगी, देखना, याद करा दूंगा। अभी मिक्स हो सकता है, आदर्शवाद हो। दृष्टि आदर्शवादी कैसे थी, अनुकरण यथार्थवादी कैसे था? तो प्लेटो कहे नहीं कि अनुकरण तो नकली है। नकल मतलब जो सामने दिखा है वो लिख दियो, जो दिखना रहे बैंगों पर विषय लिख दियो, नकल होगी। अनुकरण हो गयो सामने दिखा मतलब वास्तविक है, वास्तविक है मतलब यथार्थ है। तो अनुकरण क्या है? प्लेटो का अनुकरण क्या है? यथार्थवादी है। दृष्टि कैसी है? आदर्शवादी, कि वो ईश्वरीय सत्ता की बात करता है, देवीय शक्ति की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, सदाचार की बात करता है, सामाजिकता की बात करता है, उपयोगिता की बात करता है। तो उसकी दृष्टि कैसी हो गई? आदर्शवादी हो गई, बिल्कुल। तो सर अरस्तु की उल्टी कैसी होगी? अरस्तु पर बताऊंगा तब बता दूंगा, वरना अभी बताता हूं। अरस्तु ने अपने काव्य में जो है कल्पना और भावना का समावेश किया, इसलिए अरस्तु का अनुकरण आदर्शपरक है। और वास्तविक जगत को देख करके ही उन्होंने ऐसा किया। तो वास्तविक जगत को देखा है, यानी यथार्थ जगत को देखा है, इसका मतलब दृष्टि क्या है? यथार्थवादी है। और अनुकरण में भावना कल्पना है, तो अनुकरण आदर्शवादी है। ये किसकी बात है? अरस्तु की बात है। मैंने इसलिए बताया कि आप कहोगे सर अगले वीडियो में क्या पता आप हम उसको देखें, ये बात भूल जाए, इसलिए साथ मैंने दो ही बातें अरस्तु की बोली है यहां। और प्लेटो कहते हैं कि यदि ब्रह्मांड के बारे में कहते हैं तो ब्रह्मांड अगर सृष्टि है तो ब्रह्मांड उसकी अनुकृति है। अगर सृष्टि है कि अगर सृष्टि में परमात्मा है तो ब्रह्मांड उसकी क्या है? उसकी अनुकृति है, उसका अनुकरण है। और यदि पदार्थ है तो उसकी जो प्रतिछायाएं हैं वो अनुकृतियां हैं। ऐसा प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने अपने अरस्तु जो है इसको सबसे अच्छा विद्यार्थी माना, सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान की।
अरस्तु ने अपने गुरु के मतों में बहुत फेरबदल किया, लेकिन खंडन नहीं किया, खंडन शैली में नहीं किया। यानी ये कहते हैं कि केवल रचना करना केवल कोरा अनुकरण है, जबकि अरस्तु कहते नहीं, सृजनात्मक अनुकरण है। क्या है? सृजनात्मक अनुकरण है, पुनः निर्माण है अनुकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण है अनुकरण, सादृश्य विधान है अनुकरण। अनुकरण केवल नकल मात्र नहीं है, ये सादृश्य विधान, ये पुनः प्रस्तुतिकरण, ये आपका जो है पुनः उत्पादन, ये आपका सर्जना तत्वों को सम्मिलित करना, सृजनात्मकता मानना अनुकरण में, ये सब बातें कौन करेगा? अरस्तु करेगा, बाद में देखेंगे। लेकिन यहां प्लेटो इतनी बात कर रहा है, अब हम इसकी बातें लिखते हैं प्लेटो की। अगर ये बात समझ में आ गई आपके तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए तो हम प्लेटो की बात लिखते हैं। प्लेटो ने क्या क्या किया ये लीजिए साहब। एक बात बता दूं आपको, प्लेटो जो है, मैंने पिछली वीडियो में देखी थी थोड़ी सी, प्लेटो का समय हमने वहां बोला सही था, लिखा शायद गलत था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, क्योंकि वो मिस्टेक होगी लिखते समय, शायद बोलते समय नहीं हुई थी। 422 ईसा पूर्व से कितना है? 347 ईसा पूर्व। ये किसका है? प्लेटो का है। वहां शायद 487 कर दिया होगा, वो थोड़ा बदल लीजिएगा। बोलते समय 22 ही बोला है पहले, मैंने जब आपको पढ़ाया था बोला था बार बार वैसे तब। तो प्लेटो के बारे में, प्लेटो जो है, रचनाएं इनकी कौन सी है? रचनाएं मैंने लिख दी थी, वैसे रचनाएं लिख दी थी, लेकिन फिर भी 2-3 लिख देते। चलो, सिलेबस में नहीं है मित्रों, ये सिलेबस में नहीं आज की क्लास, लेकिन समझ पैदा कर देगी। द स्टेटसमैन, ये याद रखनी है आपको, स्टेटसमैन, द स्टेटसमैन। आगे है द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, और एक लिख लीजिए आप द लॉज। चलिए एक दो और लिखा देता हूं। इयोन है, रचना का नाम क्या है? इयोन है। और एपिलॉजी है, एपिलॉजी। और फ्राइड्स है, फ्राइड्स, ये रचनाएं हैं इसकी, प्लेटो की। और सिपोशियन है, सिपोशियन मैंने लिखवा दिया, बाकी आपको याद की नहीं करनी है। स्टेट्समैन, मैन पब्लिक में होते हैं, लॉज में रहते हैं। मैन जो है वो पब्लिक में होते हैं, मैन जो है वो कहाँ रहते हैं? पब्लिक में रहते हैं। और लॉज में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? लॉज में रहते हैं। ये 3 रचनाएं आपको पता हो। अब बात करते हैं प्लेटो जो है, उन्होंने क्या कहा? प्लेटो ने आदर्श जो रूप है वह ईश्वरीय सत्ता को माना है, और इसे वैचारिक आदर्श भी कहा, इसे प्रत्यय आदर्श भी कहा, और यह दृश्यमान जगत जो है इस वैचारिक आदर्श का अनुकृत रूप है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। तो प्लेटो का मत, अगले पेज पे चलेंगे हम। क्या? प्लेटो का मत, इसको हमें अच्छे से समझना होगा। प्लेटो का मत, मैं इसको एक बार लिखूंगा, उसके बाद फिर समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको प्लेटो की अगर 5 बात याद हो जाती है तो आपको अरस्तु समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी साहब। प्लेटो और अरस्तु में अंतर करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिएगा प्लेटो ने क्या कहा, हम एक एक बात कर लेते हैं बिंदु वाइज। प्लेटो का मत क्या है? प्लेटो ने कहा कि यह आदर्श रूप, यह जो आदर्श रूप अपने सामने हर वस्तु का है, वो हर वस्तु का जो आदर्श रूप हमें दिखता है, यह आदर्श रूप वास्तविकता में क्या है? ईश्वरीय सत्ता है। यह आदर्श रूप वास्तविकता में ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय सत्ता है। और मैं आगे लिखूंगा कि ईश्वरीय सत्ता को क्या कहा गया, आदर्श रूप को क्या कहा? वैचारिक आदर्श और प्रत्यय आदर्श भी कहा। तो मैं कहूंगा कि यह दृश्यमान जगत जो है इस आदर्श रूप या वैचारिक आदर्श का ही अनुकृत रूप है। प्लेटो कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत, 2 नंबर लिख देते हैं, यह दृश्यमान जो जगत है, जो आपको संसार दिखाई दे रहा है, यह दृश्यमान जगत आपको जो दिखाई दे रहा है, वह वैचारिक आदर्श कहिए, चाहे आदर्श रूप कहिए, चाहे ईश्वरीय सत्ता कहिए, और चाहे आप प्रत्यय सत्ता कहिए या प्रत्यय आदर्श कहिए, एक ही बात है। वैचारिक आदर्श का अनुकृत रूप है।
अनुकृत रूप है, यानी नकल है। ये दृश्यमान जगत किसका है? ईश्वर का ये अनुकृत रूप है, आदर्श का अनुकृत रूप है, अनुकृत रूप है, ये प्लेटो कहते हैं। प्लेटो आगे क्या कहते हैं? प्लेटो ने आगे कहा, प्लेटो की दृष्टि कैसी थी? प्लेटो ने अनुकरण को हूबहू नकल मात्र कहा। एक बात ये लिख लेंगे, प्लेटो ने अनुकरण को क्या कहा है? प्लेटो ने अनुकरण को हूबहू नकल मात्र कहा है, नकल मात्र कहा है, ये प्लेटो कहते हैं। आगे प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो की दृष्टि कैसी है? आदर्शवादी है। कैसी है? आदर्शवादी है। अरस्तु की उल्टी हो जाएगी, आदर्शवादी है। प्लेटो का अनुकरण, अगला लिखेंगे हम, प्लेटो का अनुकरण कैसा है? यथार्थवादी या वस्तुपरक प्रत्यंकन है। वस्तुपरक, जैसी वस्तु है वैसा ही बता देना, वस्तुपरक प्रत्यंकन है। एक ही बात है, यथार्थवाद कह दो चाहे वस्तुपरक प्रत्यंकन, जैसी वस्तु है वैसा ही उसका वर्णन कर देना, यथार्थवादी है। तो अनुकरण को इन्होंने ये कहा। फिर ये इन्होंने जो ईश्वरीय शक्ति है, आदर्श रूप को वैचारिक आदर्श और प्रत्यय आदर्श भी कहा। नोट लगा के लिखेंगे क्या कि प्लेटो ने आदर्श रूप को यानी ईश्वरीय रूप को, यही ईश्वरीय भी लिख देंगे, ईश्वरीय रूप को वैचारिक आदर्श व प्रत्यय आदर्श भी कहा। प्रत्यय आदर्श भी कहा। ये हमें ध्यान रखना है, मैं बता चुका हूं आपको, कहा है, ठीक है। अब बात आती है कि प्लेटो ने काव्य का हेतु किसे माना? तो प्लेटो ने काव्य हेतु देवीय शक्ति को माना। देवीय शक्ति की प्रेरणा, देवीय साहब को लिखिए कि देवीय शक्ति की प्रेरणा को माना है, प्रेरणा को माना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? हेतु। अब बात आती है 7 नंबर पे, प्लेटो ने काव्य प्रयोजन क्या माना? काव्य प्रयोजन सौंदर्य व आनंद को न मानकर, सौंदर्य व आनंद को न मानकर उपयोगिता को माना। किसको माना? उपयोगिता को माना। उदाहरण क्या दिया कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी अगर हमारे काम में आती है तो वह उपयोगी है। उदाहरण दिया, क्या दिया कि अगर एक या क्यों गयो ढूंढ गयो कि अगर गोबर से भरी हुई टोकरी, एक आगे रहने दो, गोबर से भरी हुई टोकरी
हमारे काम आती है, हमारे काम आती है तो वह उपयोगी है, आती है तो वह क्या है, उपयोगी है। अब प्लेटो ने काव्य की कसौटियां कितनी बताई? प्लेटो ने काव्य की कसौटी दुर्बलता व अनाचार को माना है। प्लेटो ने काव्य के कार्य 3 बताए थे, सत्य का उद्घाटन, मानव का कल्याण, राष्ट्र का उत्थान करना। तो प्लेटो ने जो काव्य की कसौटी है उसे क्या बताया? काव्य की कसौटी क्या है, यानी प्लेटो काव्य की कसौटी किसे मानता है कि कैसे कसौटी पर फर्क के देखे इसे। काव्य की कसौटी मानता है कि उच्च नैतिकता का आदर्श हो वह काव्य ग्रहण के करने के योग्य है, ऐसा प्लेटो कहते हैं, ध्यान रखना। तो प्लेटो ने काव्य की कसौटी नैतिकता और सदाचार को माना। तो हम इसको देखेंगे कि प्लेटो ने काव्य की कसौटी, काव्य की कसौटी नैतिकता व सदाचार को माना है। किसको माना है? सदाचार को माना है, को माना है। और नैतिकता की, सदाचार की, सामाजिकता की, उपयोगिता की, उच्च आदर्श की, ईश्वर की, देवी शक्ति की, इसी मोटी मोटी बात करेगा प्लेटो, ध्यान रखिए, मोटी मोटी बात, ऊंची ऊंची बात। अगला आता है कि प्लेटो ने काव्य के कार्य 3 बताए हैं। प्लेटो ने काव्य के कार्य 3 बताए हैं, 3 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? देखो, 1 नंबर क्या बताया, 2 नंबर क्या बताया, 3 नंबर क्या बताया। एक कार्य 1 बताया इन्होंने, सत्य का उद्घाटन करना, सत्य का उद्घाटन, एक तो ये बता दिया। तो और क्या बताया? और इन्होंने बताया मानव कल्याण। क्या बताया? मानव कल्याण करना, ये कार्य काव्य का कार्य है, यानी कवि का कार्य मान लो चाहे काव्य का मान लो, मानव कल्याण। और तीसरा है राष्ट्रोत्थान, राष्ट्रोत्थान, राष्ट्र का उत्थान करना, ये एक अच्छे काव्य का कार्य है। अगर कोई काव्य ये कार्य नहीं कर रहा, उस काव्य का लक्ष्य सत्य का उद्घाटन नहीं है, मानव का कल्याण करना नहीं है, राष्ट्र का उत्थान करना नहीं है, तो वह काव्य ग्रहण करने योग्य नहीं है। उस कवि को बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो वासना को उद्दीप्त करता है ऐसे कवि को राज्य से बहिष्कृत कर दो, ऐसा प्लेटो मानता है। इसका अगला बिंदु 10 नंबर बिंदु क्या कहता है? 10 नंबर बिंदु अपना क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो प्लेटो ने जो काव्य है उसे दुर्बलता व अनाचार का पोषक कहा है। प्लेटो ने काव्य को, प्लेटो ने काव्य को क्या कहा है? दुर्बलता व अनाचार का पोषक कहा है, अनाचार का पोषक कहा है, ठीक है। और प्लेटो कहते हैं कि कवि यश प्राप्ति के लिए, कविगण यश प्राप्ति के लिए पाठक की वासना को उद्दीप्त करते हैं और मूल्यों की अवहेलना करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि कवि क्या करते हैं? कवि यश प्राप्ति के लिए, कवि यश प्राप्ति के लिए, कवि यश प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? पाठक की वासना को उद्दीप्त करते हैं, पाठक की वासना को जागृत करते हैं या उद्दीप्त करते हैं, एक ही बात है। पाठक की वासना को जागृत करते हैं और मूल्यों का अवमूल्यन करते हैं, जागृत करते हैं तथा मूल्यों का अवमूल्यन करते हैं। मूल्य जो है हमारे सिद्धांत जो हैं उनका अवमूल्यन करते हैं, मूल्यों का अवमूल्यन करते हैं, मूल्य खत्म कर देते हैं।
करते हैं, ऐसे कवियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। प्लेटो कहते हैं, इसी में कहते हैं कि ऐसे कवियों को, ऐसे कवियों को देश से बहिष्कृत कर देना चाहिए, बहिष्कृत कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। कौन कहता है ये? प्लेटो। प्लेटो आगे क्या कहते हैं? प्लेटो उस नैतिकता के पक्षधर थे। किसके पक्षधर थे? उस नैतिकता के। 12 नंबर बिंदु है इसका। तो हम कहेंगे प्लेटो किसके? प्लेटो उच्च नैतिकता के पक्षधर हैं, नैतिकता के पक्षधर हैं। और प्लेटो ने जो कवि हैं, चित्रकार या कलाकार हैं, उनका मोची से भी कम महत्व बताया है। मोचियों भी कम, मोचियों ग्रेड है। प्लेटो ने कवि, कलाकार, चित्रकार का ने कवि, कलाकार या चित्रकार का कवि, कलाकार या चित्रकार का मोची से भी कम महत्व माना है, बताया है। क्या मोची था? कवि ना हो तो मोची बिड़ी है। कौन कहे? प्लेटो कहे। अगली बात प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो ने और बात भी कही। प्लेटो ने अनुकरण को कहा कि अनुकरण कोई गंभीर कार्य नहीं है, बल्कि अनुकरण एक हीन कार्य है। प्लेटो ने कहा, जबकि अरस्तु के अनुसार गंभीर कार्य है। प्लेटो ने कहा, क्या कहा? कि अनुकरण कोई गंभीर कार्य नहीं है। कोई क्या नहीं है? गंभीर कार्य नहीं है साहब, गंभीर कार्य नहीं है, बल्कि अनुकरण एक हीन कार्य है, बल्कि अनुकरण एक हीन कार्य है, हीन कार्य है। ये बात इन्होंने कह दी। तो प्लेटो की जो बातें हैं हम एक एक करके लिख रहे हैं। प्लेटो ने एक बात, मैंने कहा सत्य से दुगना और दूर तिगना दूर, मैंने ये बात बताई थी कि जो आदर्श रूप है वो ईश्वर का अर्थ है, वही सत्य है। आगे प्लेटो कहते हैं कि जो आदर्श रूप है वो ईश्वर का अर्थ है। कहते हैं कि जो आदर्श रूप है, जो आदर्श रूप है अपने सामने, जो आदर्श रूप है वह ईश्वर कृत है, ईश्वर कृत है तथा परम सत्य है। तथा क्या है? वो परम सत्य है, सत्य है, सत्य है। और कारीगर उस आदर्श रूप का उस आदर्श रूप का अनुकरण करता है, उस आदर्श रूप का क्या करता है? अनुकरण करता है, अनुकरण करता है। तो वह करता है तो वह सत्य से दुगना दूर है, तो वह सत्य से दुगना दूर हुआ, तो वह सत्य से क्या हो गया? सत्य से दुगुना दूर है, दुगना दूर है। आज आपकी ये जो समस्या दुगने तिगने वाली वो समाप्त होगी। दुगना दूर है क्योंकि वह केवल क्या कर रहा है? कारीगर उस रूप का, आदर्श रूप का अनुकरण कर रहा है, तो सत्य से दुगना दूर हो गया। अब कहता है फिर कवि या चित्रकार कह लो, या चित्रकार उस अनुकृत रूप का, किसका? जो आदर्श रूप का अनुकरण किसने किया? कारीगर ने किया, मूर्ति बनाई। तो कवि उस अनुकृत रूप का क्या करता है? अनुकरण करता है। कवि उस
तो कवि चित्रकार उस अनुकृत रूप का, जो अनुकरण किसने किया था, कारीगर ने किया था, उसका अनुकृत रूप का चित्रण करता है, या काव्य रचना बनाता है, या चित्रकार चित्रण करता है। किसका? कि यहां उस अनुकृत का मतलब क्या है, जो कारीगर ने आदर्श रूप से बनाया ना, जो वस्तु बनाई उसका, कि कारीगर ने आदर्श रूप को लेकर क्या कर दिया, अनुकरण कर दिया, मूर्ति बना दी, और उस मूर्ति को लेकर कवि चित्रकार ने उस मूर्ति के रूप का चित्रण किया, मूर्ति के रूप का किया, अनुकरण चित्रण करता है। कौन? कवि या चित्रकार उस अनुकृत रूप का जो कारीगर ने बनाया उसका चित्रण करता है, तो वह सत्य से तिगुना दूर हो गया। तो वह सत्य से क्या हो गया? तो वह सत्य से तिगुना दूर है, तिगुना दूर है, तथा अयथार्थ व अवास्तविक है। अयथार्थ यानी कवि जो काव्य लिखता है वह यथार्थ नहीं है, अयथार्थ व अवास्तविक है, वो वास्तविक भी नहीं है, अवास्तविक है, ये प्लेटो ने माना। तो प्लेटो की ये बात जो मैंने कही, ये बहुत ही समझने वाली बात है कि जो आदर्श रूप है वो किसके द्वारा बनाया गया? ईश्वर के द्वारा, और परम सत्य वही है। कारीगर उस आदर्श रूप को क्या करता है, उसको अपने दिमाग में लेके मूर्ति बनाता है, तो वो दूसरा स्टेप आ गया। यानी देखिए कैसे, जैसे मैं बताऊं कि 1 नंबर इसको देते हैं हम, फिर हम 2 नंबर इसको देते हैं, और हम फिर 3 नंबर इसको देते हैं, ये हमने दिए, ऐसे नंबर दे दिए। अब ये जो आदर्श रूप था, 1 नंबर क्या है? आदर्श रूप है। ये किसने बनाया? कि सर गुरु जी, हो तो ईश्वर बनायो, ठीक बात, ओकर बनायो, ये ईश्वर करता है, ये आदर्श रूप, ये क्या है? ईश्वर कृत हो गया। इस आदर्श रूप को देखकर, ये क्या है? आदर्श रूप हो गया। इसको देखकर कारीगर ने, ये कारीगर 2 नंबर पे बैठा है, कारीगर ने क्या किया? कारीगर ने इसका क्या कर दिया? इसका अनुकृत रूप बना दिया। किसका? आदर्श रूप का। तो ये सत्य से क्या हो गया? दुगुना दूर हो गया। और इस कारीगर की मूर्ति को देखकर, या कवि चित्रकार जो है यहां है, कवि चित्रकार ने क्या किया? इसका अनुकृत रूप कर दिया, तो कितना दूर हो गया? 3 गुना दूर हो गया साहब। यह सत्य है, ये कारीगर वाला सत्य से दुगुना दूर है, और कारीगर की मूर्ति को देख कवि चित्रकार कुछ बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो सत्य से क्या हो गया? 3 गुना दूर हो गया। इसको आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, इस पूरी लाइनों को, ठीक है। तो दुगुना दूर तो को कारीगर बनाता है वो चीज है, और कवि का रचना करता है वो 3 गुना दूर है, वो मिथ्या है, बिल्कुल अयथार्थ है, अवास्तविक है, झूठी है, बेकार है। कौन कहता है? प्लेटो, मैं नहीं कहता। 1 मिनट रुकिएगा, खांसी बहुत आ। चलिए आगे प्लेटो कहता है, एक बात कहता है कि यदि परमात्मा है तो ब्रह्मांड उसकी अनुकृति है, और यदि पदार्थ है तो समस्त जो प्रतिच्छायाएं हैं वो अनुकृतियां हैं। तो प्लेटो का कथन किसका है? प्लेटो का कथन क्या है? कहते हैं प्लेटो, क्या कहते हैं? समझते हैं प्लेटो ने क्या कहा होगा कि यदि परमात्मा है, तो यह ब्रह्मांड उसकी अनुकृति है। किसकी? परमात्मा की, उसकी अनुकृति है पूरा ब्रह्मांड। और यदि पदार्थ हैं यानी ब्रह्मांड के अंदर जो पदार्थ है वह, तो अगर पदार्थ है नहीं तो जितनी प्रतिच्छायाएं, चाहे आदमी हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ है, पौधा है, नदी है, पर्वत है, कुछ भी है, तो यदि पदार्थ है तो समस्त प्रतिच्छायाएं, तो समस्त प्रतिच्छायाएं उसकी अनुकृतियां हैं। उसकी क्या है? उसकी अनुकृतियां हैं, मतलब जीव जंतु सारा आ गया, पेड़ पौधा,
अनुकृतियां हैं। क्या में अनुकृतियां, अनुकृति नहीं अनुकृतियां हैं। प्लेटो ने क्या कहा कि परमात्मा है तो ब्रह्मांड में अनुकृति है। परमात्मा निर्माण करने, परमात्मा, ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया? ब्रह्मांड का निर्माण परमात्मा करता है। तो और अगर पदार्थ है ब्रह्मांड के, हाँ जो पदार्थ है, जो हमारे यहाँ वातावरण में मौजूद पदार्थ हैं, तो फिर समस्त प्रतिछाएं, मतलब जीव जंतु, व्यक्ति, पेड़ पौधे, नदी नाले, सब कुछ, वो समस्त प्रतिछाएं उस पदार्थ की क्या है? अनुकृतियां हैं। क्या है? अनुकृतियां हैं। ऐसा विचार किसका था? प्लेटो का था साहब, प्लेटो का था। और मैंने एक बात बताई, अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसस शब्द से निकला हुआ है, मिमिसस, और अंग्रेजी के इमिटेशन से बना हुआ शब्द इसको अनुकरण या अनुकृति कहते हैं। तो अनुकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग करता है होमर और अपनी रचना हिम टू अपोलो में, और काव्य शास्त्रीय समीक्षा में अनुकरण का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति प्लेटो था। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जनक कौन है? प्लेटो है। ये बात हम लिखेंगे अलग से, मैंने लिखा है, लिखाया भी होगा, वरना लास्ट में एक बात नोट डाउन कर लीजिए कि क्या, कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जनक, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जनक, काव्य शास्त्र का जनक कौन है? जनक कौन है? प्लेटो है साहब। और काव्य शास्त्रीय समीक्षा में अनुकरण शब्द का पहली बार प्लेटो करता है। वो मैं अरस्तु बताऊंगा जब मिमिसस और इमिटेशन शब्द को हम लिखेंगे अगले वीडियो में, तब आपको बता दूंगा कि अनुकरण शब्द का पहली बार प्रयोग होमर करता है हिम टू अपोलो में, लेकिन काव्य शास्त्र में समीक्षा के अंतर्गत अनुकरण का प्रयोग पहली बार प्लेटो करता है। तो अनुकरण शब्द का जनक काव्य शास्त्र में कौन है? प्लेटो। काव्य शास्त्र में कौन है? प्लेटो, अरस्तु नहीं है, क्योंकि अनुकरण सिद्धांत किसका था? प्लेटो का था। तो ये बात हमें इतनी पता हो। हमें एक एक बात वापस देखते हैं, फटाफट देखिएगा। की कर दियो, पेज बना दिया, चलो इसको 1 मिनट रुको, उड़ा देंगे, उड़ा दिया, ठीक है। हम वापस चलते हैं 1 नंबर पेज पे, यहां से चलिए। प्लेटो 422 से, प्लेटो में 4 है, प्लेटो में 4 है, आपको दिखता होगा। प्लेटो में क्या है? 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है। 422 से 300, अरस्तु 300 से 300 रहेगा, 383 से 322 रहेगा, या 387 से 322 रहेगा। रचनाएं स्टेटस मैन, मैन इन पब्लिक, पब्लिक लॉज में, मैन पब्लिक, पब्लिक लॉज में, स्टेटस मैन रिपब्लिक लॉज, इयोन एपोलॉजी, एपोलॉजी में लॉज है, एपोलॉजी में भी लॉज है, गौर करना, लॉज है, यहां भी लॉज है, लॉज है। और लॉज में फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड्स, फाइट्स, 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 फ्राइड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स रहते हैं लॉज में, ये हमें ध्यान रखना है। तो प्लेटो की रचनाएं 2-3 याद हो, काम चलेगा, बाकी नहीं, क्योंकि सिलेबस में नहीं आएगा। अब प्लेटो की मूल बात मैंने बताई, फटाफट रिवाइज मोड में लाते हैं। प्लेटो ने आदर्श रूप जो है वो वास्तविकता में क्या है? प्लेटो का जो आदर्श रूप है वास्तविकता में ईश्वर की सत्ता है साहब, वो आदर्श रूप है। और ये दृश्यमान जगत जो इस वैचारिक आदर्श का अनुकृत रूप है, ये दृश्यमान जो जगत संसार है ना, प्लेटो कहता है वो वह जो ईश्वरीय आदर्श है, नहीं वैचारिक आदर्श, वैचारिक मतलब ईश्वरीय सत्ता जो आदर्श है, बैंग वही अनुकृत रूप है, जगत है, संसार है, और की कोनी ऐ कहा। तो प्लेटो का अनुकरण है, नहीं हूबहू नकल मात्र, और कुछ नहीं है। अनुकरण का कार्य कोई महान गंभीर कार्य नहीं है, ये हीन कार्य है। तो अनुकरण को के ऊपर व्यंग्य बाण चलाने वाले, अनुकरण को घटिया से घटिया साबित करने वाले कौन थे? आयती बात याद रखियो, घटिया साबित करियो, प्लेटो करियो साहब। और अनुकरण को आगे कौन लेके गया? अनुकरण को ऊपर कौन उठाएगा आगे जाके? अरस्तु। उसमें नए नए तत्वों का समावेश कौन करेगा? अरस्तु। मैंने बताया भी था कि पुनः प्रस्तुतिकरण अनुकरण है, सादृश्य विधान अनुकरण है, पुनरुत्पादन अनुकरण है, या स्वउद्देश्य निर्माण प्रक्रिया अनुकरण है, या सृजनात्मकता अनुकरण है, या भावनाओं का समावेश करना अनुकरण है। ऐसी बात अरस्तु कर लेगा। अनुकरण के साथ केवल अनुकरण को नहीं रखता वो बंदा, अनुकरण के साथ अन्य बातों को जोड़ेगा अरस्तु, तभी तो उसका सिद्धांत फेमस हुआ। कौन सा? अनुकरण का सिद्धांत। तो हम आगे देखते हैं, ये बात मैंने बता दी, आगे देखिए फटाफट। प्लेटो की दृष्टि कैसी है? आदर्शवादी है। सोच विचारधारा कैसी है? आदर्शवादी है, क्योंकि वो ईश्वर को ही आदर्श मानता है। तो उसकी सोच, उसकी दृष्टि कैसी होगी? ईश्वरीय शक्ति से भिन्न थोड़ी हो सकती है, आदर्शवादी है। हमें एक अच्छा संस्कारवान नागरिक बनना चाहिए देश में, हमें लोगों में सदाचार की भावना को बढ़ाना चाहिए, सामाजिकता लानी चाहिए, उस नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, सद्गुणों का विकास करना चाहिए, सद चरित्र मनुष्यों का विकास करना चाहिए,
ऐसा कोई कवि करता है तो वो कवि स्वागत योग्य है, लेकिन अगर कोई कवि ऐसा नहीं करता है, केवल पाठकों की वासना को जगाता है, ऐसे कवि को लात मार कर निकाल दो राज्य से। कौन कहता है? प्लेटो कहता है। तो दृष्टि आदर्शवादी है, अनुकरण यथार्थ परक है कि अनुकरण, प्लेटो कहता है कि अनुकरण तो वो है जिसको देखियो विषय चेप दियो, जे नकल मारो पेपर में नकल मारा जिसो अगले लिख रखे नहीं विषय आपा लिख दियो तो वो अनुकरण है। तो वो सामने दिखने लगा मतलब यथार्थ है, वो वास्तविक है, वस्तु परक है वो। तो प्लेटो का अनुकरण कैसा था? यथार्थवादी या वस्तु परक प्रत्यंकन था। वस्तु का वैसा अंकन कर देना वस्तु परक प्रत्यंकन है। प्लेटो ने आदर्श रूप ईश्वरीय रूप को वैचारिक आदर्श रूप या ईश्वरीय रूप को वैचारिक आदर्श या प्रत्यय आदर्श भी कहा। प्रत्यंकन नहीं है, प्रत्यय है, प्रत्ययन कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो एक ही है, ईश्वर। प्लेटो ने काव्य हेतु देवीय शक्ति की प्रेरणा को माना। प्रयोजन मानता है प्लेटो कौन? सौंदर्य आनंद को नहीं मानता साहब, नहीं मानता। किसको मानता है? प्रयोजन, उपयोगिता को, कि वही काव्य ग्रहण करने योग्य है जो कोई उपयोगिता है। कोई जिया गोबर की टोकरी अगर अपने काम में आवे नहीं तो वह उपयोगी है और वह ग्रहण करने योग्य है, चाहे वह गोबरू रेडी क्यों ना होवे। प्लेटो ने काव्य की कसौटी किसे माना? नैतिकता और सदाचार को। कि काव्य की कसौटियां क्या है? कि कवि में क्या होनी चाहिए? नैतिकता हो तो काव्य में क्या झलकेगी? नैतिकता। कवि सद आचरण वाला होना चाहिए तो काव्य में क्या झलकेगा? सदाचार झलकेगा। ये कसौटियां हैं। अगर काव्य में नैतिकता नहीं है, सदाचार नहीं है, वो काव्य ग्रहण करने योग्य नहीं है। कौन मानता है? प्लेटो। प्लेटो ने काव्य के कार्य कितने बताए? 3 बताए साहब। 3 कौन से बताए? सत्य का उद्घाटन करना, मानव का कल्याण करना, राष्ट्र का उत्थान करना। ऐसा काव्य के कार्य ये होते हैं कि वो राष्ट्र का उत्थान करे, मानव का कल्याण करे, सत्य का उद्घाटन करे, झूठ ना बोले, सच्चाई को व्यक्त करे, वो नैतिकता का पाठ पढ़ाए, वो मनुष्य को अच्छे सुमार्ग पे चलना सिखाए, राष्ट्र के उत्थान में उसका योगदान हो, वो युवाओं के विकास में योगदान दे, वो सद्गुणों का विकास करे, अच्छे चरित्र का विकास करे, अनेक अच्छे से गुणों में परिमार्जन करे। कहने का मतलब है कि बढ़िया बात कौन कर दी? मोटी मोटी बात प्लेटो कर गयो। इतनी ध्यान रखनी है कि मोटी मोटी ठीक सुनी बात करी प्लेटो करी साहब। प्लेटो ने काव्य को दुर्बलता, कि काव्य वो दुर्बलता अनाचार का पोषक है साहब। ये दुर्बलता को बढ़ाता है, अनाचार को बढ़ावा देता है। कौन? काव्य। क्योंकि कविता जो है वो क्या है? मनुष्य के वासना को उद्दीप्त करती है। कवि यश प्राप्ति के लिए पाठक की वासना को जागृत करते हैं, मूल्यों का अवमूल्यन करते हैं। कवि का काम ही है। कवि किसके लिए? यश प्राप्ति के लिए। और कविता, मैंने कहा कविता जो पाठक है उसकी वासना को उद्दीप्त करती है, एक ही बात है। ऐसे कवि जो वासना को उद्दीप्त करें, इन्हें देश से निकाल दो, देश से बाहर कर दो। प्लेटो उस नैतिकता के पक्षधर थे। बात घूम फिर गई भाई आगे। नैतिकता, सदाचार, सामाजिकता, उपयोगिता, मोटी मोटी बात करनी, थोती फेंक, लंबी फेंकनी। तो प्लेटो की दृष्टि आदर्शवादी थी, अनुकरण यथार्थवादी था। प्लेटो कवि या कलाकार चित्रकार का मोची से भी कम महत्व मानता है कि कवि कलाकार चित्रकार ना हो तो मोची बढ़िया है। मोची जो जुत्ती गांठ तो दे है, जूतो गांठ दे, चंपल गांठ दे, गांठिया वाला उपयोगी तो मन चंपल बा पहनना काम तो आवे। लेकिन जो काव्य वासना जगह वो काम किया वो तो समाज ने ही खराब करा है। ऐसा जो चित्र में आप चित्र ना देखे अपने अंदर एक वासना जागृत हुए नहीं तो वो चित्र कोई कामों को नहीं। बम अनैतिकता आ गई, बम दुराचार आ गयो, बम दुर्बलता आ गई, बम कमजोरियां आ गई, वो काव्य या वो कवि है नहीं, वो कोई मतलब को नहीं। बैन फेंक दो पड़ना है थारों बढ़िया तो मोची दाढ़ी ठीक है। जो गांठ के दे चंपलड़ा मैं पैरा 2 दिन चाल शरीफ है, उपयोगी तो हमारे लिए। तो प्लेटो कहोगा कवीर कलाकार चित्रकारों मोची बढ़िया है। प्लेटो ने कहा कि अनुकरण कोई गंभीर कार्य, अनुकरण करना गंभीर कार्य है कि? अरस्तु तू आप था मैं की चीज बना दी तय बिसी देख के बना दी, वो के गंभीर कार्य आप था के है वो? मान ले तने फूल दिख्या, तने आम दिख्या लागेड़ा, तने पत्ता दिख्या, तने पेड़ दिख्यो, रंग बैंग पीड़ो, फूल बैंग लाला, पत्ता बैंग गुलाबिया, ठीक है, पेड़ की लंबाई बहुत ज्यादा ही, तय लिख दी के पत्ते गुलाबी थे, फूल लाल थे, तो वो अनुकरण कर ला के नहीं है यार? आप बता कि ईशो के गंभीर कार्य है वो? तो सिर्फ और सिर्फ के है वो तो बहुत छोटा काम है, कोई लिख दे वो नहीं। अनुकरण तो कोई कर दे, क्योंकि अनुकरण सिद्धांत कहता है, मनोविज्ञान कहता है बालक किसे सीखता है? अनुकरण से। तो अनुकरण तो है वो कोई कर लेगा, इसलिए कोई महान कार्य नहीं है अनुकरण, बल्कि एक बहुत छोटा तुच्छ कार्य है, हीन कार्य है साहब। बात भी ठीक थी, लेकिन
प्लेटो की बातों को काटेंगे हम, मजे बहुत आएंगे। अरस्तु जो प्लेटो की बातों को कट लगाएगा ना, लास्ट में कट लगाएगा, इया कोनी जी इया, इया कोनी जी इया, तो हमें मजे आएंगे। कि मजे तब आएंगे कि हम प्लेटो की बातें कुछ पढ़ चुके होंगे, हम अरस्तु का सिद्धांत में अरस्तु की सब बातों को पढ़ चुके होंगे, और फिर अंतर पैदा करेंगे। तो बहुत आसान तरीके से कर लोगे आप। गुरु जी ओ तो मनावे, गुरु जी ओ तो मनावे, ओ मनावे। लास्ट में बताऊंगा कि प्रश्न पूछेगो अप्लाइड घटे के करेगो वो बिंगियो कात की तीक है, वो घटे कौन सा शब्दान किन्ने पटक से है, वह बात बाद में करेंगा। चलिए आगे चलो। प्लेटो ने कहा कि अनुकरण कोई गंभीर कार्य नहीं बल्कि एक हीन कार्य है। ठीक है साहब, जो आदर्श रूप है वह ईश्वर कृत है, ठीक, और वह सत्य है, परम सत्य है या सत्य है की बात है। कारीगर उस आदर्श रूप का क्या करता है, अनुकरण करता है। तो वह दूसरा आ गया ना, पहला ईश्वर हो गया आदर्श रूप बनाने वाला, दूसरा ये मैंने यहां देखो कारीगर आ गया, तो सत्य से कितना हो गया, दुगुना दूर हो गया। कारीगर की मूर्ति को देख करके कवि, कलाकार, चित्रकार कुछ चित्र बनाता है, कवि कविता करता है, रचना करता है, तो वह इससे 3 नंबर स्टेप पे आ गया। तो काव्य रचना सत्य से तिगुनी दूर हो गई, और वह अवास्तविक है, मिथ्या है, अयथार्थ है। कौन, काव्य। प्लेटो ने कहा यदि परमात्मा है तो ब्रह्मांड उसकी, यदि परमात्मा है नहीं तो पूरा ब्रह्मांड बनी बनाए हुए मैं अनुकृति है, और ब्रह्मांड का पदार्थ है नहीं, तो समस्त की प्रतिछायाएं हैं, मतलब समस्त व्यक्ति है, प्राणी है, जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं, वो सब की सब उस पदार्थ की प्रतिछायाएं जो है वो अनुकृतियां हैं, सब प्लेटो कहता है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जनक किसे कहा गया साहब, ये जनक कहा गया अपने ही व्यक्ति किसको, प्लेटो को। तो मैंने प्लेटो के बारे में सारी बातें आपके सामने यूं ही बोल दी हैं। चलिए, सब बातें प्लेटो की मैं बोल चुका हूं, और वो उद्दीप्त करने वाली बात आपको मैंने लिखा है, यहां कवि के रूप में लिखा दी, कविता के रूप में लिखना चाहो तो एक बात और लिख लीजिए कि कविता पाठक की वासना को उद्दीप्त करती है। लिख लो, कोई लिख लो, कविता क्या करती है, कविता पाठक की वासना को उद्दीप्त करती है। एक और बात और बताऊंगा, नया टाबर से का नहीं बैंग है वो सिद्धांत है, यहाँ कोई नहीं समझ में को नहीं आओ, बहुत सुनो आओ, लेकिन जगह पुरानी है, जगह रस्तु पढ़े पेपर देने जा रहे जाएगा, बांग रस्तु आपके हिसाब पढ़ है, और मेरी क्लास देखेगा बांग यहाँ जिदोरो बहुत हो कि यार प्लेटो कैम पढ़ा है गुरु जी, प्लेटो लगे ही को नहीं, अच्छो बहुत आदमी है, 1 घंटा खराब कर दी। अरे खराब को नहीं, अरस्तु खुले गो बिचारो, क्यों प्लेटो, इसीलिए अरस्तु की बात बताऊंगा नहीं, जब थारे थाना रट्टा मारने के अलावा कोई काम कर रहे हुए वहां, या रट्टा नहीं मारना। प्लेटो में दो ही बात याद रख लियो, प्लेटो ईश्वरीय शक्ति, आदर्श रूप, वैचारिक शक्ति, प्रत्यक्ष जगत ने महत्व दिए है, और वस्तु जगत जो दृश्यमान जगत है नहीं, वो बैंगो इसके आदर्श रूप को अनुकृत रूप है, क्या है, उस नैतिकता होनी चाहिए, कभी सदाचार होना चाहिए, काव्य की उपयोगिता होनी चाहिए, दिव्य शक्ति के कारण आप लिखा, परम सत्य तो ईश्वरी आदर्श रूप ईश्वरीय कर्त परम सत्य है, कारीगर तो अनुकृत रूप ले आवे, दुगनो दूर हो जाए सत्य हूँ, कारीगर का अनुकृत रूप हूँ, कवि जो है वो अनुकृत रूप ले गया है, तो सत्य हूँ तिगुनो दूर हो जाए, तो काव्य मिथ्या है, काव्य जो है वो यथार्थ है, वास्तविक है। कवि वासना उद्दीप्त करे, और मैं नैतिकता का जगह मूल्य है नहीं, नैतिकता के मूल्यों का अमूल्य करता है कवि, कविता वासना को जागृत करती है, कविता दुर्बलता लाती है, अनाचार लाती है, जबकि प्लेटो उस नैतिकता के पक्षधर थे, सदाचार के पक्षधर थे। कवि यश प्राप्ति के लिए पाठक की वासना को जगा देता है, जो गलत कार्य है ऐसे कवियों को निकाल देना चाहिए, सामाजिकता का भाव होना चाहिए लेखन में, और जो काव्य के कार्य क्या हैं, सत्य ने बता, सत्य के बारे में बताओ, सत्य उद्घाटन करो, मानव को कल्याण करो, राष्ट्र को उत्थान करो, वही काव्य कार्य है। अगर वो कार्य थे कर रहा हो नहीं, सच्चे अर्थों में कार्य हो रहा है, तो वो काव्य में सहर स्वीकार करता हूँ। कौन करता है, प्लेटो। बाकी जो अनुकरण कर रहे होते आदर्श रूप को, वो तो केवल हूबहू नकल मात्र है, अनुकरण को गंभीर कार्य को नहीं, डुप्लीकेट काम है, बिल्कुल दापगे जमा घटिया नीच नीचो काम है, हीन कार्य है वो। आई बात तो कही है प्लेटो यारो, समझ गया होगा, कांगुर समझ गया। सारी बात 3 मिनट में बता दी मैदान, मोटी मोटी इतनी बात अगर याद होगी नहीं तो न्यू मान लो, तो अरस्तु को पहला स्टेप क्लियर कर लियो। अरस्तु क्या कहेगा वो अगले वीडियो में आएगा, कि अरस्तु ने अनुकरण को लेकर अरस्तु के विचार क्या है, अनुकरण प्रकृति का क्या संबंध है,
अनुकरण की वस्तुएं कौन सी है, अनुकरण का कार्य क्या है, अनुकरण की अवस्थाएं कौन सी हैं, ऐसे बिंदु में बनाए हैं मैंने। उन बिंदुओं पे एक एक करके बातें पढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं कुछ स्टार्टिंग बातें प्लेटो से कटती हुई नजर आएगी, और मैं बीच में साथ में प्लेटो के बारे में बोलूंगा, तो आपके दिमाग में चलेगा कि हाँ ये बात पढ़ी थी हमने। फिर आपके अरस्तु की बात क्लियर कट हो जाएगी। अब अरस्तु में एक पेज है, एक छोटा सा पेज है, वो हम अगली वीडियो में कहूंगा। कई किताबें कहते हैं कि अरस्तु कहता है कि कवि करता है, कई किताबें कहते हैं कि कवि अनुकर्ता भी है। तो कवि अनुकर्ता है या करता है, दोनों बात पे मत दिया अरस्तु ने। कहा कवि अनुकर्ता भी है और करता भी है, कि ईश्वर ने जो शक्ति बनाई, प्रकृति जो है, प्रकृति का के रूप का अनुकरण कवि करता है, तो वो प्रकृति के का अनुकर्त रूप का वर्णन करता है, तो वो अनुकर्ता है। जबकि कवि अपनी ओर से कुछ अपनी भावनाएं, अनुभूतियां जोड़ता है कल्पना के माध्यम से, तो वो करता है साहब, यानी खुद नया जोड़ेगा, कुछ सृजनात्मकता लेके आएगा। अनुकरण के साथ क्या आ जाएगी, सृजनात्मकता आ जाएगी। अनुकरण करता है तो वो अनुकर्ता है, अनुकरण के साथ कुछ नया जोड़ता है, तो अनुकर्ता होने के साथ साथ कवि करता भी है। अब बहुत सा विद्वान मैंने सहमत को नहीं है कि ना गुरुजी मैं अनुकर्ता पढ़े हो, मैं कहूं दोनों हुआ यार, दोनों मानना पड़ेगा। मना के छोड़ूंगा, अगले वीडियो मनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।